भारत में जो भाषाओं की संख्या है वो सारे भारत में घट जो एक समय 1500 भाषाएं थी, आज जहाँ तक मुझे ध्यान है 800 बची। मुझे तो लगता है आज की तिथि में अंग्रेजी से अधिक संकट है हमारी भाषा। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ बोला, जज ने कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। हिंदी आपकी मातृभाषा है या आपके लिए मात्र एक भाषा है? आप चाहते हैं मैं आपसे करूं अंग्रेजी में बात सारी? जो तेलुगु और कन्नड़ा के व्याकरण लिखे गए हैं वो भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जब हिंदी भाषी लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो एक प्रयास तो कर सकते हैं स्थानीय भाषा सीखने, और यदि हम इस पर राजनीति अथवा हिंसा पर उतर आए। अन्य कोशकारों का आकलन है उर्दू के 75% शब्द संस्कृत और प्राकृत मूल के हैं। उर्दू भारत की ही भाषा है। दूसरी बात, उर्दू को जहाँ आपने कहा एलिनेट अथवा उसको पराया बनाने का जो कुछ लोग की दृष्टि में प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उर्दू तो अपने आप ही तो पराई जनता है। उर्दू का अरबीकरण किसने किया? उर्दू बोलने वालों ने किया, उर्दू न बोलने वालों विद्वानों का, हिंदी के विद्वानों का, उर्दू के विद्वानों का उल्लेख करके सिद्ध किया है हिंदी के बिना उर्दू का एक वाक्य नहीं होगा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। Arise, awake and strive for knowledge. नमस्कार, द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में आपका स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम भारत की संस्कृति, ज्ञान परंपरा और समकालीन विचारों की गहराई में उतरते हैं। आज हमारे साथ एक विशिष्ट विद्वान जुड़ रहे हैं, श्री नित्यानंद मिश्रा जी। वे संस्कृत के मर्मज्ञ, भाषा शास्त्र के गंभीर अध्येता और भारतीय परंपरा के एक सजग संरक्षक हैं। उनकी लेखनी ने न केवल शास्त्रों की व्याख्या की है, बल्कि समकालीन भारत में भाषा, संस्कृति और पहचान के प्रश्नों को भी छुआ है। इस संवाद में हम चर्चा करेंगे उन भाषाई विवादों पर जो आज भी भारत की राजनीति, शिक्षा और समाज को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। क्या हिंदी का विरोध सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न है या राजनीतिक रणनीति? संस्कृत को जीवंत भाषा के रूप में स्थापित करना क्या संभव है? अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाएं, विकास और अस्मिता के बीच द्वंद्व, और क्या भाषा से बटी हुई भारतीय राजनीति को भाषा ही जोड़ सकती है? तो आइए इन सभी जटिल लेकिन जरूरी सवालों पर गहराई से बात करते हैं नित्यानंद मिश्र जी के साथ। नमस्कार नित्यानंद जी, आपका द इंडिक पेन उत्तिष्ठ भारत सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, और यहाँ आकर मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए। क्योंकि अभी भाषा को लेके पॉलिटिक्स बहुत हो रही है, राजनीति गर्म हो रखी है, तो मैं अपने पहले कुछ सवाल राजनीति के बेसिस पे करूँगी, पॉलिटिकल क्वेश्चंस करूँगी भाषा पर। हमने जब अपने इंटरनल बाउंड्रीज़ को ड्रॉ किया भारत के नक्शे में, तो हमारा जो मेन फोकस रहा वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे रहा कि हम अपनी इंटरनल बाउंड्रीज़ को लैंग्वेज के बेसिस पे मार्क करेंगे। लेकिन तब से लेके अब तक 77 सालों में हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं बजाय घटने के। पहले आई थिंक 50-60s में तमिलनाडु में एक इस बात को लेकर प्रोटेस्ट हुआ कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों मान रहे हैं जी। अब धीरे धीरे हम देखते हैं तो हिंदी के प्रति जो द्वेष है वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कभी एक वो आ जाती है, न्यूज़ आ जाती है, कर्नाटक में न्यूज़ आ जाती है कि लोगों को हिंदी बोलने के लिए मारा पीटा जा रहा है। आप ये जो एक द्वंद्व है भाषाओं के बीच, भले ही वो पॉलिटिकली पैदा किया हुआ हो, आप इसे कैसे व्यू करते हैं? देखिए, भाषाएं तो सब आपस में बहनें हैं। भारत की सारी भाषाएं, सारी प्रमुख भाषाएं संस्कृत से प्रभावित हैं, संस्कृत से अनुप्राणित हैं, मैं कहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं संस्कृत मृत भाषा है। इस पर मेरे मित्र और सहलेखक कुशाग्र अनिकेत ने एक लेख लिखा था कुछ दिनों पहले एक समाचार पत्र में, अनेक उदाहरण दिए थे। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी जो बहुत जाने माने संस्कृत के कवि और लेखक हैं, वो तो कहते हैं जो संस्कृत को मृत भाषा बोलते हैं वो स्वयं मृत है। तो भाषाएं आपस में बहने हैं। आप तमिल का भी व्याकरण देख लीजिए, जो तोलकाप्यम है, हो सकता है उच्चारण ठीक ना हो मेरा, वो काप्यम शब्द ही काव्य से आया है, और उसमें जो शब्दों का प्रयोग है वह भी संस्कृत के शब्द हैं। पहले जो तेलुगु और कन्नड़ा के व्याकरण लिखे गए हैं वह भी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं।
प्राकृत का व्याकरण संस्कृत भाषा में लिखा गया, प्राकृत का छंद शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो जो सुनीति कुमार चटर्जी भारत के प्रसिद्ध भाषाविद थे, और ये कोई दक्षिणपंथी नहीं थे, वामपंथी कह सकते हैं आप इनको। अच्छा। ये तो वामपंथी भी थे अथवा नहीं, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, पर वे कहते थे द कल्चर ऑफ इंडिया इज संस्कृत कल्चर। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा भारत की संस्कृति संस्कृत की संस्कृति है। अब वह संस्कृत और तमिल के मिश्रण से बनी हो, अथवा संस्कृत और प्राकृत के मिश्रण से बनी हो, अथवा किसी अन्य भाषा से, भारत की सभी भाषाएं पूरे भारत की। अच्छा। हम ये नहीं कह सकते कि कन्नड़ा कर्नाटक की भाषा है, केवल कर्नाटक की भाषा है, और बंगाली केवल बंगाल की भाषा है। हमारा राष्ट्रगान किस भाषा में? संस्कृत निष्ठ बंगाली में है। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस भाषा में है? कुछ अंश पूरे संस्कृत में है, कुछ अंश बांग्ला में है। तो हम ये तो नहीं कह सकते बांग्ला केवल बंगाल की भाषा है, पूरे भारत की भाषा है। तो सारी भाषाएं पूरे भारत की भाषा है, और सब भारतीयों को उन पर गर्व होना चाहिए। ये तो आदर्श स्थिति है। अब जो भाषा को लेकर जो राजनीति चल रही है, और जो कभी कभी हम देखते हैं हिंसात्मक ढंग से जो लोग अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं अथवा कह रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ दोनों ओर से कहीं कहीं अतिवाद हो रहा है। अच्छा। दोनों ओर से हो रहा है। कुछ घटनाएं तो ऐसी लगती हैं जो केवल कैमरे के लिए की गई। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई यदि आपको कोई भाषा बोलने पर विवश करे तो आप क्या करेंगे? यदि आपको आती होगी तो बोल देंगे, नहीं आती होगी तो नहीं बोलेंगे। एक क्षण में तो कोई भाषा सीख नहीं सकता। विवाद कई कारणों से हो सकता है। विवाद इस कारण से हो सकता है, कुछ लोगों को सच में ऐसा लग रहा हो कि हमारी भाषा पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। पर यह केवल हिंदी के कारण तो नहीं हो रहा है। यदि आप देखें तो भारत में जो भाषाओं की संख्या है वो सारे भारत में घट रही है। जो एक समय 1500 भाषाएं थी, आज जहाँ तक मुझे ध्यान है 800 बची हैं। तो जो भाषाएं जो अस्तित्व में अब नहीं है, वे सब उत्तर भारत की तो नहीं है, वे सब हिंदी के कारण तो नहीं है। सर्वेक्षणों से तो यह पता चलता है भारत के प्रत्येक राज्य में अथवा प्रत्येक बड़े राज्य में कुछ कुछ भाषाएं हैं जो आंचलिक भाषाएं हैं, अथवा जो कुछ विशिष्ट लोग ही बोला करते हैं, उन सब का ह्रास हो रहा है। एक वैश्वीकरण का परिणाम है ये। एक जिस प्रकार से अंग्रेजी विश्व भाषा बन चुकी है, उस प्रकार से हिंदी अनौपचारिक राष्ट्रभाषा है। अनौपचारिक, मैं औपचारिक नहीं कहूँगा जी, अनौपचारिक रूप से तो है, डिफैक्टो तो है, डे ज्यूरे नहीं है। भारत का संविधान नहीं कहता, राजभाषा कहता है जी। हिंदी में जो संविधान है, अंग्रेजी का स्वरूप में उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, पर हिंदी के स्वरूप में राजभाषा कहा गया है। थोड़ा अंतर है, प्रशासनिक भाषा नहीं, राजभाषा है। और राजभाषा को ही भावावेश में अथवा भावनात्मक ढंग से कुछ लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि यदि हम देखें तो राष्ट्रकवि कहते हैं कुछ लोगों को। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं उत्तर भारत में जी। और दक्षिण भारत में राष्ट्रकवि कर्नाटका के कई कवियों को कहते हैं, कुवेम्पु आदि को जी। तो राष्ट्रभाषा कहने में किसी का अपमान नहीं है, और हिंदी से किसी भाषा को संकट नहीं। मुझे तो लगता है आज की तिथि में अंग्रेजी से अधिक संकट है हमारी भाषाओं को। सब भाषाओं पर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। अंग्रेजी के शब्दों का हम धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। अतिवाद दोनों ओर से मुझे लग रहा है कि एक तो जब हिंदी भाषी लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं तो एक प्रयास तो कर सकते हैं स्थानीय भाषा सीखने का प्रयास करना चाहिए, और यदि न सीख पाए तो अपनी भाषा को लेकर दम्भ नहीं करना चाहिए। ये एक ओर से अतिवाद है। दूसरी ओर से अतिवाद ये है, यदि कोई किसी राज्य की भाषा नहीं बोल सकता तो ये उस राज्य की भाषा का अपमान नहीं है। यदि कोई राज्य की भाषा नहीं बोल सकता तो आप यदि हिंसा पर उतर आए तो ये भी ठीक नहीं। तो दोनों प्रकार से अतिवाद है। कुछ एक हम लोग आपस में बैठकर यदि बात करें और एक समाधान निकालें समस्या का तो अधिक फलप्रद होगा। और यदि हम इस पर राजनीति अथवा हिंसा पर उतर आए तो उससे किसी का लाभ नहीं। समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन नित्यानंद जी, मुझे ये भी कहीं ना कहीं लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि अंग्रेजी से ज़्यादा खतरा है हमें, और 1500 भाषाएं थीं अब लुप्त होती जा रही हैं। उसी तरह कुछ बोलियां हैं, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ उत्तराखंड से, और हमारी जो गढ़वाली बोली है जी, उसकी लिपि भले ही देवनागरी है, लेकिन बोली जो है वो हिंदी से थोड़ी अलग बोली जाती है। हमें जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन ये खतरा बढ़ता जा रहा है कि वो बोली लुप्त होने वाली है।
तुलुनाडु करके एक जगह है, तुलु जो लैंग्वेज है वो भी लुप्त होती जा रही है, उसको भी बचाने की कोशिश है, कुछ लोग उसमें कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में। तो जब ये एक समस्या उत्पन्न होती है और लैंग्वेज को आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, और है भी, जिसे हम कहें कि अगर मेरी बोली ना हो, मुझे गढ़वाली ना आती हो, तो मैं फिर गढ़वाली मतलब उस तरह से गढ़वाली नहीं। जी, बिनु भाषा ज्ञान के रहत दीन के दीन। जी बिल्कुल। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, जी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छी बात कही है। निज भाषा के ज्ञान के बिना व्यक्ति दीन का दीन ही रहता है। जी जी। तो इस समस्या के चलते आपको क्या लगता है कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्योंकि आज अगर मैं देखूं तो इस वार्तालाप के दौरान भी मेरी भी भाषा जो है एक मिश्रित भाषा सी हो गई है, जिसमें कुछ हिंदी है, कुछ उर्दू है, कुछ अंग्रेज़ी है। हम एक तो शुद्धता भूल चुके हैं भाषा की, दूसरा कई बोलियां और कई भाषाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनके चलते कहीं ना कहीं हमारी आइडेंटिटी भी खतरे में है। जी तो इसको बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? जी, भाषा यदि कोई अस्तित्व में नहीं रहती तो एक संस्कृति का ही ह्रास हो जाता है, वह संस्कृति ही नहीं रहती। बिल्कुल। भारत में कई ऐसी भाषाएं जो पहले बोली जाती थी अब नहीं बोली जाती, और उनके साथ उन भाषाओं में निहित जो ज्ञान है, उन भाषाओं में निहित जो साहित्य है, उस सब की हानि होती ही है। भाषाओं की हानि हो रही है, कुछ भाषाओं की हानि हो रही है, पर भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है, यह भी इतिहास से हमें सीखना है। और जैसे जैसे अधिक मानकीकरण होगा शिक्षा का, व्यवसाय का अथवा भाषा का, तो कुछ इसके दुष्परिणाम होंगे जिनसे हम बच नहीं सकते। कुछ भाषाओं में ह्रास तो होना ही होना है। इसको हम रोकें कैसे, इसको हम सीमित कैसे करें, यह प्रश्न है। तो मेरा विचार है भाषा को अमरता उसका साहित्य प्रदान करता है। अच्छा जी। एलिजाबेथ काल की अंग्रेजी को अमरता शेक्सपियर ने प्रदान की। बिल्कुल। शेक्सपियर के कारण आज एलिजाबेथ काल की अंग्रेजी आज भी अमर है। भले वो आज की अंग्रेजी से भिन्न हो, पर आज भी लोग पढ़ते हैं, चाव से पढ़ते हैं, सीखते हैं। शेक्सपियर के कितने प्रयोग अंग्रेजी में प्रोवर्ब बन चुके हैं, जिनको हम वाक प्रयोग कहते हैं और मुहावरे कहते हैं। और इसी प्रकार अवधी भाषा को, जिसको कुछ लोग बोली कहते हैं, मैं भाषा मानता हूँ, बोली भी कह सकते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक भाषा परिवार है जी। इसको भाषाविद हिंदी लैंग्वेजेस बोलते हैं। हिंदी भाषा परिवार है जी। हिंदी का जो विशालतम शब्दकोश है हिंदी शब्द सागर, जिसमें लगभग जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 लाख अथवा 2.25 लाख शब्दों का संकलन है। हिंदी शब्द सागर में जो उदाहरण दिए गए हैं शब्दों के, वे अवधी से, ब्रज से, दक्खनी से दिए गए, सधुखड़ी से दिए गए। अच्छा। तो हिंदी के विद्वानों ने, हिंदी के विशालतम कोश के निर्माताओं ने इन सबको हिंदी भाषाओं का अंग माना है। और यह भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यदि आप देखें तुलसीदास जी तो ब्रज में भी लिखते थे और अवधी में भी लिखते थे। बिल्कुल। और उनकी कुछ कुछ रचनाओं में, जैसे विनय पत्रिका का अंतिम पद है, वो तो खड़ी बोली के पुट में जी। मुदित माथ नावत तुलसीदास माथ परी रघुनाथ हाथ सही है। तो वहां है का प्रयोग है, जो अवधी और ब्रज में नहीं होता है। तो एक समय ऐसा था जब अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, इनको वहां के उस समय के कवि एक दूसरी भाषाओं का प्रयोग कर लेते थे। तो ये एक ही परिवार की भाषाएं हैं, इसको हिंदी परिवार कहें, हिंदी भाषा परिवार कहें, यह अधिक उचित है। जहां तक एक भाषा को बचाने का प्रश्न है, तो उस भाषा में अधिक से वह भाषा जिनकी मातृभाषा है, वे इसमें अधिक से अधिक साहित्य रचें, तो मुझे लगता है उस भाषा को स्थिरता अथवा अमरता प्राप्त हो सकती है। जो तुलसीदास जी ने अवधी को किया, अवधी को उन्होंने अमरता जो प्रदान की, और इतनी प्रभावशाली उनकी कृति है, इसका कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। रामचरितमानस का मराठी में समवृत्त अनुवाद हो चुका है स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती के द्वारा। समवृत्त अर्थात दोहा चौपाई छंदों में, तत् के तत् छंदों में मराठी में अनुवाद हो चुका है। रामचरितमानस का संस्कृत भाषा में अनुवाद हो चुका है अनुष्टुप छंद में, जो भुवन वाणी ट्रस्ट लखनऊ द्वारा प्रकाशित है। रामचरितमानस पर कितनी पीएचडी थीसिस हो चुकी हैं, जो कहते हैं गोस्वामी जी तार गए लोगों को। गोस्वामी जी अनेक पीएचडी अध्येताओं को भी तार गए, उनकी थीसिस करवा दी। तो ऐसा साहित्य यदि हो किसी भाषा में, तो भाषा चिरकाल के लिए अमर हो जाती है। तो साहित्य का सर्जन हो, साहित्य का सर्जन हो, खंड काव्यों का, महाकाव्यों का, और आज भी हो रहा है। बहुत से लोग आजकल भोजपुरी भाषा को कहते हैं अश्लील भाषा है। अश्लील भाषा नहीं है। यद्यपि लोकप्रिय संगीत भोजपुरी का अत्यंत अश्लील है, पर भोजपुरी में साहित्य भी है,
भोजपुरी में अभिराज राजेंद्र मिश्र, जो इस आज के समय के संस्कृत के भारत में शीर्षस्थ कवियों में से एक हैं, अच्छा। त्रिवेणी कवि अभिराज राजेंद्र मिश्र, उन्होंने भोजपुरी में मेघदूत का अनुवाद किया है, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद किया है। अच्छा। और हाँ जी हाँ, और उनका अकेले का अनुवाद नहीं है, कई लोगों ने मेघदूत का भोजपुरी में अनुवाद किया, और इतना गेय, इतना मधुर अनुवाद है, भोजपुरी का क्या सहज स्वाद है उसमें। अच्छा। तो यह साहित्य भी है, इसको हम अधिक लोगों के सामने लाएं और भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ें। यह मुझे लगता है, एक दूसरे की भाषाओं को सीखने में कोई हानि नहीं है। सारी भारत की सारी भाषाएं भारत का गौरव हैं, और हमें एक दूसरे की भाषाओं पर गर्व करना चाहिए। मैं जब कर्नाटका में रहा 5 वर्ष, तो मैंने सबसे पहले लिपि सीखी, और किसी के कहने पर नहीं, अपने आप सीखी। अपने आप सीखी, लिपि सीखी मैंने, और वो भी मैंने सबसे पहले, मुझे ध्यान है, मैंने ह सीखा था। उस समय आजकल वोडाफोन हुआ करता है, उस समय हच हुआ करता था, 2004 की बात है। जी। तो अंग्रेजी में हच लिखा था HUTCH, और नीचे कन्नड़ा में 2 अक्षर थे। तो मैं समझ गया ये ह है, और ये च है, और च के ऊपर जो वक्र रेखा लगी वो हल का चिन्ह है जी। तो ह से सीखा, फिर च सीखा, फिर मैं पूरी वर्णमाला सीख ली, और फिर मैं बसों में पढ़ता था, और लोग बड़ी प्रसन्नता से सिखाते थे। तो ये जो हमें दिखता है, जो तनाव हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, ये कितने उदाहरण, थोड़े बहुत उदाहरण हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो भाषा सीखते हैं। मैं अकेला उत्तर भारतीय नहीं हूँ जिसने कन्नड़ा पढ़ना लिखना सीखा, थोड़ा बहुत बोलना सीखा। मेरे कई मित्र हैं उत्तर भारत से जिन्होंने सीखा। एक झारखंड से मेरे मित्र थे, उन्होंने लिपि सीखी, और उनकी भाषा में रुचि थी। एक मेरी गुजरात से मित्र थी, उन्होंने सीखी। तो सीखते भी हैं जी। अब हमें ये जो सीख रहे हैं, ऐसे उदाहरणों को प्रस्तुत करके यदि हम इनको और भाषाओं के बीच में संवाद बढ़ाएं, तो मुझे लगता है अधिक लाभ होगा, सबका लाभ होगा। भले हम उस भाषा के जो बचपन से बोलते आए हैं वैसा ना बोल पाए, थोड़ा बहुत तो बोल लें। बिल्कुल। काम चलाओ तो बोलना आना चाहिए, यदि आप एक स्थान पर लंबे समय रह रहे हैं। और मुझे लगता है वो स्वतः ही होता है। जैसे मुझे अब ध्यान आ रहा है कि मैं 3 वर्ष, 2 वर्ष अपने MBA के चलते और 1 वर्ष कार्य के चलते मैं बॉम्बे में रही, मुंबई में। और आप खुद ही जो है लोकल भाषा जो है मराठी मैंने पिक कर ली थी, और कई चीज़ों में मैं मराठी में ही जी। संवाद करने लग गई थी, क्योंकि जो जैसे पुलिस वाले हैं या जी। किसी सरकारी दफ्तर आप कुछ काम कराने जा रहे हैं, जी। तो 1 आध 2-4 लाइनें आप जो है सीख ही लेते जी। हैं, और वो शायद एक ओपननेस सब में होनी ही चाहिए। जी। और व्यवहार से व्यक्ति सीखता है। भाषा सीखने का सर्वश्रेष्ठ उपाय व्यवहार है। व्यवहार है, बिल्कुल। हम पढ़ के भाषा उतनी अच्छी नहीं सीख सकते जितना सुन के सीखते हैं, बिल्कुल। और केवल सुन के उतनी अच्छी नहीं सीख सकते जितना व्यवहार से सीखते हैं। जी। मैं पहली बार जब महाराष्ट्र में रहा था, जी। मैं जब IIM बैंगलोर का छात्र था, तब इंटर्नशिप के समय महाराष्ट्र में रहा था। उस समय मेरा एक फ़ोन चोरी हो गया था जी। अंधेरी स्टेशन पर, जो जी। जहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो मैं वहाँ जो पुलिस थाना है स्टेशन पर ही, वहाँ गया तो वहाँ जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा बसा, बोला। तो मैं समझ गया बस, उन्होंने बसा बोला तो मतलब बैठिए, और हाँ, आसंदी की ओर हाथ दिखाया, तो मैं समझ गया बसा अर्थात, मैं गुजराती जानता हूँ तो बेसो गुजराती में कहते हैं, तो मैं समझ गया बसा अर्थात बैठिए, बोला अर्थात आप बोलिए। अब मैंने हिंदी में बात की, तब वो हिंदी में बात मुझसे की, क्योंकि उस समय मराठी नहीं जानता था। जी। आज मैं समझ लेता हूँ, पर धारा प्रभाव बोल नहीं सकता, थोड़े छोटे मोटे वाक्य बोल लेता हूँ। जी। तो व्यवहार से व्यक्ति सीखता है, बिल्कुल। व्यवहार से ही संस्कृत भी सीखी जाती है। वही जब कोई व्यक्ति पढ़े, विभक्ति रूप पढ़े, उनको रटे और सीखे, वो एक अलग बात है। परंतु जब आप कहीं जाएं और कोई कहे पिपासा माम बाधते जलम आनय, और कोई व्यक्ति जल लेकर आए, तब आप समझते हैं जलम आनय का अर्थ है जल लेकर आओ। व्यवहार से व्यक्ति भाषा सीखते हैं, व्यवहार होना चाहिए। और इसीलिए जो चित्रपट हैं, फिल्में हैं, और जो नाटक नाटिकाएं हैं, इनके द्वारा यदि हम भाषा सीखते हैं, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कुछ बोलकर कुछ व्यवहार हुआ, भले ही उस पट पे हुआ, तो वह अधिक प्रभावशाली रहता है। और तीसरी बात, एक बहुत आवश्यक बात यह है, ये साइंटिफिक अमेरिकन में यह अनुसंधान प्रकाशित हुआ था, भाषाएं सीखने की योग्यता हमारी अवस्था के साथ घटती जाती है। और शोध तो यहाँ तक कहते हैं 18 से 20 वर्ष की अवस्था तक हम भाषा अच्छे से सीख सकते हैं, उसके पश्चात बहुत तीव्र ढलान होता है। अच्छा। भाषा सीखने की योग्यता में हमारे मस्तिष्क की संरचना ऐसी है, आनुवंशिकी ऐसी है, जेनेटिक्स ऐसी है।
यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की अवस्था के पश्चात कोई नई भाषा सीख रहा है तो वह ऐसा है जैसे 40 अथवा 45 वर्ष का व्यक्ति चतुरंग खेलना सीख रहा है। बहुत कठिन है। अच्छा। इसलिए बाल्यकाल में यदि हम कोई भाषा सीख लें, बाल्यकाल में किसी भाषा को हम सुने, तो हम बहुत उसको सहजता से सीख लेते हैं। जी मेरे एक सहकर्मी हैं, पंजाबी हैं, पर वो पले बड़े बोरीवली में, जी और बोरीवली में गुजराती भाषी बहुत बाहुल्य है। हैं जी। एक गुजराती धारा प्रवाह बोलते हैं, मराठी धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, क्योंकि वे जिन लोगों के बीच में पले बढ़े वहां गुजराती अधिक बोली जाती थी। और कानों से सुनकर ही आप पहले जी। भाषा सीखते हैं जी। मैं गुजरात में रहा। मेरे पिताजी भारतीय प्रशासन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में थे। जी। जूनागढ़ में रहे बहुत वर्ष। मैं जब जूनागढ़ गया तब मैं 6 वर्ष का था। अच्छा। तो सुनकर मैं गुजराती सीख गया, पर पिताजी नहीं सीख पाए। पिताजी की अवस्था तब 40 वर्ष से ऊपर थी। जी। तो यही कारण भी है। हम एक अवस्था के पश्चात यदि कोई भाषा सीखने की बहुत बड़ी योग्यता किसी में हो तो बात दूसरी, अपवादों की बात छोड़ दें, पर जन सामान्य की बात है, एक भाषा यदि आपने जीवन में कभी सुनी नहीं और 20 वर्ष के पश्चात आप सीखने का प्रयास करें तो कठिन भी होता है। जी। यह भी समझना चाहिए, कठिन भी है। इसको हम सरल कैसे बनाएं, जी। इसको कैसे हम लोगों को सुविधा कैसे दें, इस पर विचार होना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो अधिकारी होते हैं वो एक राज्य में जब जाते हैं तो उस राज्य की भाषा सीखते हैं। पर कैसे सीखते हैं? उनको कोई सिखाने आता है जी। कोई अध्यापक रहता है, उनको घंटे मिलते हैं इसके लिए, कार्य के लिए, और फिर उस भाषा से व्यवहार करते हैं जी। तो भाषा आप सीख लेते हैं। यदि ऐसी सुविधा हो तो भाषा अवश्य सीखेंगे लोग। कोई सिखाने वाला हो, सीखने के साधन हो, और मुझे लगता है जो भिन्न भिन्न शासन हैं उन्हें भी इस दिशा में कुछ कार्य करने चाहिए। बिल्कुल। जो इतना हमारे पास धनराशि मिलती है तो क्या हम कुछ प्रतियोगिताएं नहीं कर सकते? जो युवा लोग हैं, जो मान लीजिए बेंगलोर में आजकल बहुत लोग जो कार्यरत हैं आईटी क्षेत्र में, तो जो कन्नड़ा भाषी नहीं हैं, क्या उनके लिए कर्नाटक शासन कुछ ऐसा मंच प्रदान करे, वहाँ कुछ प्रतियोगिता आयोजित करे और कुछ पुरस्कार दे कि आप आइए और कन्नड़ भाषा में जो है कुछ प्रतियोगिता कीजिए, जी। कुछ वाक्य बोलने की प्रतियोगिता कीजिए, कुछ पढ़ने लिखने की प्रतियोगिता कीजिए, और उसमें कुछ पुरस्कार राशि हो, और राशि आप सबको थोड़ी देंगे, जो सबसे आगे रहे उन्हीं को देंगे। और ये आजकल जो CSR चल रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके माध्यम से भी तो हो सकता है। बिल्कुल। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट हैं, इनके जो कार्यालय हैं, इनके माध्यम से भी तो हो सकता है। तो सिखाने वाला मिले। संस्कृत भारती की शाखाएं कितनी सारी हैं भारत में। जी। कोई संस्कृत सीखना चाहे, और सीखते भी हैं लोग, सीखते भी हैं, तो संस्कृत भारती की शाखाओं में जाकर सीख सकते हैं। तो वैसा हम मराठी के लिए, कन्नड़ा के लिए, इन भाषाओं के लिए उपलब्ध ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, पुस्तकें उपलब्ध कराएं, कक्षाएं उपलब्ध कराएं, और कुछ बहुत मनोरंजन के साथ, कुछ प्रतियोगिता के साथ करें, तो मुझे लगता है लोग सीखेंगे। ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, बहुत से लोग हैं जो कुछ वर्ष भारत में काम करते हैं फिर बाहर पढ़ने चले जाते हैं जी। जो 2-3 वर्ष रहने वाले हैं वो तो हो सकता है ना सीखें, पर मुझे लगता है बहुत से लोग सीखेंगे भी, और इससे एक संवाद बढ़ेगा भाषाओं के बीच। भाषाओं का एक संवाद होना चाहिए। वैसे भी मुझे लगता है हम भारतीय हमेशा से मल्टीलिंगुअल रहे हैं, मतलब हिस्टोरिकली जी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी। एक सिद्धहस्त कवि थे, उनके नाम पर संस्कृत साहित्य में एक भट्ट मथुरानाथ शास्त्री युग कहा जाता है। अच्छा। उनके पुत्र थे देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी, जिनका अभी कुछ ही दिनों पहले उनका देहावसान हुआ है। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का एक पद्य है, अच्छा, जो जिसमें 8 पंक्तियां हैं 8 भाषाओं में। एक काव्य है। एक आपण में, एक बाजार में एक हाथी जा रहा है जी। एक पंक्ति गुजराती में है, एक पंक्ति मराठी में है, एक पंक्ति फारसी में है, एक पंक्ति अंग्रेजी में है, एक पंक्ति बांग्ला में है, एक पंक्ति संस्कृत में, एक पंक्ति हिंदी में है। अच्छा। और वही उसी हाथी का वर्णन। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। तो हम अनेक भाषाओं का संवाद रहता ही था, और हमारे नाटक रहे हैं जी। जो कहते हैं संस्कृत बोली नहीं जाती थी, उसने जो ये कहते हैं भारत में संस्कृत बोली नहीं जाती थी, उन अनजान लोगों को जी, उन अज्ञ लोगों को संस्कृत के नाटकों का अध्ययन करना चाहिए। इतने नाटक लिखे गए संस्कृत में, कालिदास ने लिखे हैं और अनेक कवियों ने लिखे हैं। उनमें संस्कृत और प्राकृत मिश्रित रूप से मंच पर बोली जाती थी। अच्छा। संस्कृत और प्राकृत अथवा संस्कृत और पाली इस प्रकार है जैसे हिंदी और पंजाबी। अच्छा, पाली और प्राकृत भी तो लुप्त हो गए हैं।
कहते हैं लोग मृत भाषाएं हैं, पर मैं तो नहीं मानता, क्योंकि प्राकृत अभी भी में भी जीवित आज साहित्य रचना हो रही है। अच्छा। जैन लोगों ने आज भी प्राकृत को जीवित रखा है, उनके इतने ग्रंथ हैं उस भाषा में। जी जी बिल्कुल। तो मेरे एक मित्र हैं, हिंदी ग्रंथ कार्यालय के जो व्यवस्थापक हैं, जी मनीष मोदी जी, उन्होंने अपने पुत्र को प्राकृत सिखवाई। अच्छा। उनका हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है, जैन धर्म में कितने ग्रंथ प्राकृत में है, तो प्राकृत सीखी उनके पुत्र ने, और आज वो पीएचडी कर रहे हैं अमेरिका में। तो प्राकृत भी आजकल लोग बोलते हैं, पाली में भी कुछ लोग रचनाएं कर ही रहे हैं, संस्कृत जितनी तो नहीं हो रही हैं, पर भारत में बहुत भाषाओं का अस्तित्व सदा से रहा है। और जिस प्रकार संस्कृत के नाटकों में संस्कृत और प्राकृत, एक पात्र संस्कृत बोलता है, एक पात्र प्राकृत बोलता है, इससे यह सिद्ध होता है, और जो भाषाविद तो जानते ही हैं जी, पर जन सामान्य के लिए सिद्ध होता है कि ये भाषाएं दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकते थे बोलने वाले। जी। जैसे आप यदि यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली में बहुत सारे पंजाबी भाषी हैं, और मेरे साथ ये अनुभव हो चुका है। मैं एक बार आया, यहाँ पे जो टैक्सी चालक थे वो पंजाबी थे, सिख थे, मैं उन्हें हिंदी में बोल रहा हूँ, वो पंजाबी में उत्तर दे रहे हैं, हम उनकी भाषा समझ रहे हैं, वो मेरी भाषा समझ रहे हैं, जी जी, और काम चल रहा है। तो वैसे ही संस्कृत और प्राकृत का रूप था। ऐसे ही प्राकृत का तो बहुत कुछ संस्कृत का ही अनुकरण है। भोपाली में बहुत कुछ, जितने बुद्ध वचन है वहां भिक्षवे बोलते हैं, यहाँ भिक्षव बोलते जी। वो धम्म है, यहाँ धर्म है। जी जी। आर्यामग्ग है, यहाँ आर्य मार्ग है। जो बुद्ध का धर्म है वो क्या है? आर्य धम्म है, आर्य धर्म है। बुद्ध का मार्ग क्या है? आर्यामग्ग है, वो आर्य मार्ग है जी। तो इस प्रकार बहुभाषी देश भारत सदा से रहा है जी, और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जितना हम भाषाओं को सीखते हैं उतनी हमारी सांस्कृतिक समझ भी बढ़ती है। किसी भी संस्कृति को समझने के लिए उस भाषा को समझना बहुत आवश्यक है जी। Before we move ahead, just a small reminder to hit the subscribe button. अभी तक तो हम हिंदी इम्पोजिशन पे बात कर रहे थे तथाकथित एक और जो पॉलिटिकल डिस्कशन है और डिस्कोर्स है जिसको आजकल जिसने तूल पकड़ा है वो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक स्टेटमेंट दिया कि उर्दू जो है वो भारत की ही भाषा है और आप बेफिजूल ही इसको जो है इस तरह से एलिनेट कर रहे हैं। उर्दू को लेकर कई और कारण भी हैं, सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, कारण उसके और भी हैं जिसकी वजह से शायद उर्दू को जो है एलियनेट करने की एक कोशिश की जा रही है। पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि वाकई जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है वो वाकई सही है, और किस बेसिस पे अगर सही है या गलत है तो क्यों है, और क्या उर्दू का हमारा जो इन्फ्लुएंस है स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में इंडिया में, उसको आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहली बात, क्या सर्वोच्च न्यायालय की बात ठीक है? हाँ, बात ठीक है। उर्दू भारत की भाषा है, भारत में जन्मी भाषा है। अच्छा, अवश्य। भारत के बाहर कहाँ उर्दू बोली जाती? नहीं बोली। हाँ, पाकिस्तान में बोली जाती है, पर पाकिस्तान भी तो भारत का ही भाग था जी, तो भारत की ही भाषा है उर्दू जी, भारत की भूमि से ही जन्मी है। और इस भाषा के विषय में बहुत लोगों को भ्रांति भी है जी। वस्तुतः जो उर्दू भाषा है, यदि आप उर्दू के ही कोशकारों की बात देखें, रऊफ परिक जो पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दूविद हैं और कोशकार हैं, उनका आकलन है, मेरा आकलन नहीं है, उनका आकलन है, उर्दू की 99% क्रियाएं संस्कृत और प्राकृत के मूल की हैं। 99% ऑफ उर्दू वर्ब्स हैव देयर ओरिजिन इन संस्कृत एंड प्राकृत। दिस इज अ सरप्राइज। और अन्य कोशकारों का, सबका नाम मैं नहीं लूंगा, अन्य कोशकारों का आकलन है उर्दू के 75% शब्द संस्कृत और प्राकृत मूल के हैं। 75? हाँ जी, 99% वर्ब्स। आप अरबी फारसी मूल के वर्ब्स कितने हैं, धातुएं कितनी, क्रियाएं कितनी हैं उर्दू की और हिंदी की जी, गिनी चुनी, जैसे आजमाना, फरमाना इत्यादि। पर उर्दू की 99% क्रियाएं कहां से आई हैं? संस्कृत और प्राकृत मूल से आई हैं। आप पाकिस्तान का राष्ट्रगान देख लीजिए, 50 शब्द हैं, एक भी क्रिया नहीं है, एक भी क्रिया नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्बल फॉर्म। भारतीय राष्ट्रगान में है। अच्छा। तब शुभ नामे जागे, तो जागे क्रिया आ गई। तो गाहे तब जय गाथा, गाहे क्रिया आ गई जी। पाकिस्तान के राष्ट्रगान में एक भी क्रिया नहीं है। अच्छा। हाँ, उसका कारण क्या है मैं नहीं जानता, पर हो सकता है इसलिए क्योंकि संस्कृत प्राकृत मूल की क्रियाएं अधिकतर। अब कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू में मुझे 10 शब्द गिना दो जो संस्कृत प्राकृत मूल के। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए।
तो उर्दू भारत की ही भाषा है। दूसरी बात, उर्दू को जहाँ आपने कहा एलिनेट अथवा उसको पराया बनाने का जो कुछ लोगों की दृष्टि में प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उर्दू तो अपने आप ही तो पराई बनी है। उर्दू का अरबीकरण किसने किया? उर्दू बोलने वालों ने किया, उर्दू ना बोलने वालों ने किया। उर्दू का अरबीकरण हुआ है, ये तो सत्य है। इस पर तो कितने लेख लिखे जा चुके हैं जी। इस पर जमील गुलरेज हैं, जी। वे बोल चुके हैं। जमील गुलरेज कथा कथन चलाते हैं एक मंच, बम्बई के रहने वाले हैं। उनका एक लेख छपा था कई वर्षों पहले समाचार में। जी। उस लेख का शीर्षक था अरबी और फारसी की जंग के बीच जूझती उर्दू। अच्छा। अरबीकरण कैसे हुआ? खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज बोलना, ये अरबीकरण हुआ नहीं हुआ? भारत के मुसलमान पहले खुदा हाफिज बोलते खुदा थे, हाफिज बोलते थे। जी बिल्कुल। और पिछले कुछ दशकों से कह रहे हैं अल्लाह हाफिज बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा पारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, और अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। जी। और खुदा का प्रयोग मुस्लिमेतर साहित्य में भी मिलता है, अच्छा। और अल्लाह का प्रयोग मुस्लिम साहित्य में ही मिलता है। जी। तो खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज किसने बनाया? उर्दू बोलने वालों ने बनाया, उर्दू ना बोलने वालों ने बनाया। उर्दू का अरबीकरण होता गया किसने किया? उर्दू बोलने वालों ने किया, उर्दू ना बोलने वालों ने किया, हिंदी बोलने वालों ने थोड़ी किया। इस पर आप देखिए, जो संस्कृति के 4 अध्याय, एक बहुत अच्छी पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की, जी। जी। बहुत हिंदी के बहुत बड़े कवि थे, और मेरे प्रिय कवियों में उनको से कोई हैं। भी दक्षिणपंथी नहीं कह सकता। उनकी पुस्तक का जो मुझे लगता है, उनकी प्रस्तावना हो सकता है, मुझे ध्यान ना हो, पर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और उन्होंने उर्दू पर जो लिखा है वो हम सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है उर्दू को धीरे धीरे इसका अरबीकरण, फारसीकरण किया गया है। तो स्पष्ट है, आप नज़ीर अकबर आबादी की शायरी देख लीजिए। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में इतने अरबी फारसी के शब्द नहीं है, पर आप मिर्ज़ा गालिब तक आते आते देखें तो बहुत अधिक है। अच्छा। और मिर्ज़ा गालिब के कुछ तो शेर ऐसे हैं जिनमें कोई क्रिया है ही नहीं, जिनको सामान्य उर्दू बोलने वाला ना समझ पाए। तो अरबीकरण कैसे हुआ, फारसीकरण कैसे हुआ? जी। धीरे धीरे हुआ, और उर्दू बोलने वालों ने ही किया है। तो कुछ तो पराया उर्दू बोलने वालों ने ही बनाया है। इस पर एक बात और कहनी है जी। हिंदी और उर्दू 2 भाषाएं, एक भाषा है। तो यह प्रश्न जटिल है, क्योंकि व्याकरण तो दोनों का समान है। अच्छा। 90-99% व्याकरण समान है, 99% क्रियाएं एक हैं जी। और ध्वनियां भी समान हैं। कुछ ध्वनियां उर्दू में अलग हैं, कुछ ध्वनियां हिंदी में अलग हैं। अब हिंदी भाषी और उर्दू भाषी 2 अलग अलग संस्कार तो पक्के हैं। जी। जैसे मैं उर्दू के शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, जी। मैं हिंदी में बहुत बढ़िया लिखता हूँ, बोल सकता हूँ, संस्कृत अच्छे से जानता हूँ, पर उर्दू के शब्दों का उच्चारण हो सकता है मुझसे चूक हो जाए। जी। और इसी प्रकार उर्दू भाषी हो जो उर्दू बहुत अच्छी जानता हो, फारसी भी बहुत अच्छी जानता हो, पर यदि वो कहे प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री बोलेगा, जी। प्रेम बोलेगा, प्रेम बोलेगा। प्रेम बोलना, अद्वैत बोलना, उसके लिए भी दुष्कर होगा। तो एक ये विविधता है। और दूसरी, आज के दिन 2 अलग अलग भाषाएं हैं, ये मानना पड़ेगा, भले उनमें साम्य बहुत है। एक समय दोनों एक भाषा थी, आज के समय दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। आप यदि आकाशवाणी का ही उर्दू समाचार पढ़ें, मैं नहीं समझ पाता अनेक शब्द। आकाशवाणी के उर्दू समाचार में मुझे अनेक शब्द समझ में नहीं आते। अच्छा। मुझे सोचना पड़ता है, अच्छा इसका यह अर्थ होगा। और जो पाकिस्तान के जो समाचार हैं, उर्दू के समाचार, वो मैं उनमें से बहुत से शब्द नहीं समझ पाता। अच्छा। तो यदि एक भाषा है, उर्दू और हिंदी एक भाषा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2 अलग अलग भाषाएं हैं। और रामधारी सिंह दिनकर जी ने अनेक विद्वानों का, हिंदी के विद्वानों का, उर्दू के विद्वानों का उल्लेख करके सिद्ध किया है, हिंदी के बिना उर्दू का एक वाक्य नहीं बोला जा सकता, पर उर्दू के बिना हिंदी के महाकाव्य भी लिखे जा सकते। अब क्या ये बात सच है? जी हाँ, सच है। क्योंकि देखिए, वाक्य जिसे उर्दू में जुमला कहते हैं, जी, ये उर्दू के लोगों ने ही कहा है। हम हिंदी के बिना एक जुमला नहीं बोल सकते, उर्दू के विद्वानों ने कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इसको उद्धृत किया है संस्कृति के 4 अध्याय में। देखिए, वाक्य में एक क्रिया रहती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहता है, जी। और संस्कृत भाषा में तो कहते हैं एक तिंग वाक्यम। जिस वाक्य में एक तिंग हो, एक तिंगंत शब्द हो, एक क्रिया पद हो, उसको वाक्य कहते हैं, जी। बिना क्रियापद के वाक्य पूरा नहीं होता, समझना पड़ता है, जी। जैसे यू, इसका अर्थ है यू प्लीज कम हियर, अर्थ ये है। तो ये क्रिया तो रहती है। अब यदि 99% क्रियाएं संस्कृत प्राकृत मूल की हों, हिंदी की हों, एक फिरोज संस
उर्दू डिक्शनरी है, पाकिस्तान से छपी है, जी उसमें सब शब्दों के मूल दिए हैं कहाँ से, अनेक कोशों में दिए रहते हैं कौन सा शब्द कहाँ से है। उसमें जो क्रियाएं हैं उनका मूल एच दिया है, एच अर्थात हिंदी। हिंदी। हाँ, तो हिंदी की क्रियाओं के बिना उर्दू बोलना असंभव है, पर उर्दू के बिना हिंदी के महाकाव्य लिखे जा सकते हैं, यह भी सत्य है। और इसको यदि किसी को देखना हो तो जयद्रथ रथ उठा के देख ले, मैथिली शरण गुप्त जी का हरे गीतिका छंद में लिखा गया है, खंड काव्य है। जी और देख ले साकेत महाकाव्य, देख ले, जी हिंदी के महाकाव्य लिखे जा सकते हैं। जी। और हिंदी का जो संस्कृतिकरण हुआ है वो तो होना ही चाहिए, वो तो अपने मूल की ओर लौटना है। हिंदी का तो मूल संस्कृत है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसको कभी कभी काव्यात्मक ढंग से कह लीजिए, ऐसे कहता हूं, जो प्राकृतनिष्ठ हिंदी है, जो हिंदी हमें मिलती है रानी केतकी की कहानी, जो हिंदी का उपन्यास है जिसमें हिंदी के इतर किसी और भाषा के शब्द नहीं, और वो एक मुसलमान ने लिखा था। रानी केतकी की कहानी हिंदी भाषा का उपन्यास है जिसमें दूसरी किसी भाषा के शब्द नहीं है, आपको वहां अरबी फारसी मूल के शब्द नहीं मिलेंगे जी। तो जो प्राकृतनिष्ठ हिंदी, उसमें प्राकृतनिष्ठ हिंदी, अच्छा, प्राकृतनिष्ठ हिंदी है वो माँ की हाथ की रोटी है। प्राकृत हिंदी की माँ है, प्राकृत से ही शौरसेनी प्राकृत और फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी का रूप ऐसे ही आया है। जो संस्कृतनिष्ठ हिंदी है वह एक पाक शास्त्र जानने वाले का बनाया हुआ व्यंजन है। अच्छा, एक में माँ की हाथ की रोटी का स्वाद है प्राकृत में, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है वो पूरा शेफ। जी, जो 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 पाक शास्त्र हैं, जो नल के लिखे गए हैं, उनको जानने वाले किसी सूपकार का बनाया हुआ व्यंजन है, अथवा 56 भोग कह लीजिए, वो आपने संस्कृत बहुत ही सुंदर तरीके से और समझाया जो जी। उर्दू निष्ठ अथवा अरबी फारसी निष्ठ हिंदी है जी। वो एक होटल का खाना है। अच्छा, आप प्रतिदिन खा नहीं सकते, कभी कभार आप खा लें स्वाद के लिए तो ठीक है, जी जी। प्रतिदिन आप नहीं खा सकते। इस बात पर ज़रूर टच करना चाहूँगी क्योंकि ये भी एक डिस्कशन का मुद्दा रहा है, और स्पेशली यूथ में, कि अंग्रेज़ी तो पढ़े लिखों की भाषा हो गई। हमने उर्दू को प्रेम और मोहब्बत और इश्क की भाषा बना दिया। हिंदी में आप कैसे प्रेम करेंगे? अगर हमें बॉलीवुड के म्यूज़िक को देखें, हम सॉन्ग्स को देखें, तो अमूमन लोगों का ये रहता है, मजाक उड़ाने के लिए कहिए, चाहे काउंटर आर्ग्यूमेंट देने के लिए कहिए, कि आप बगैर उर्दू के प्रेम कैसे देखिए, अब करेंगे? मैं एक ऐसी बात बोलता हूँ, हाथ जी, से मैं ही बोल रहा हूँ, जी ठीक है? जी तो इसको कोई अन्यथा ना ले, जी पर जो लोग ये हिंदी का उपहास करने के लिए कहते हैं जी कि उर्दू इश्क की जबान है जी। और इश्क करना है तो उर्दू सीख लो, जी तो उसका हास्य में ही उत्तर दे रहा हूँ। यह नहीं बताया गया किससे इश्क करना है, हाँ कोठे वाली से इश्क करना है तो उर्दू सीख ले। जी। आपको यदि शकुंतला से प्रेम करना है तो संस्कृत हिंदी सीख ले। अच्छा, यहाँ तक हंसी की बात है, जी ठीक है? जी जहाँ उमराव जान से इश्क करना है तो उर्दू सीख ले, मान देता हूँ आपकी जी बात। जब हिंदी में प्रेम की बात आती है तो किसी ने यदि बिहारी की सतसई पढ़ी हो तो ऐसे ऐसे भाव हैं उसमें, हाँ यद्यपि बिहारी की सतसई में कुछ कुछ अरबी फारसी के शब्द हैं, अच्छा 1-2% मान लीजिए, जैसे तुलसीदास जी की भाषा में भी 1%। हरदेव बाहरी जी जो हिंदी के कोशकार हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी जो पंजाबी थे, जी उनके आकलन के अनुसार तुलसीदास जी की भाषा में 1% शब्द हैं जो अरबी फारसी मूल के हैं, जी जो प्राकृतिक रूप से किसी भाषा में अनेक भाषा, अंग्रेजी में बहुत से शब्द हैं जो फ्रांसीसी मूल के हैं, जी अंग्रेजी का लगभग 30% मूल फ्रांसीसी है, फ्रांसीसी है। हाँ, अच्छा। जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के पश्चात। जी जी तो सब भाषाओं में दूसरी भाषाओं से शब्द आते ही हैं, फारसी में अरबी के बहुत से शब्द हैं, बिल्कुल। तो थोड़े बहुत शब्द होना कोई हानि नहीं है। जब बहुत स्वरूप विकृत हो जाए तो दूसरी बात है, पर हिंदी में प्रेम नहीं हो सकता है, किसने कहा? हिंदी में इतने सारे प्रेम गीत लिखे गए, हिंदी में इतने सारे प्रेम संस्कार लिखे गए। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूं, कितना बढ़िया गीत लिखा गया है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। तो ऐसा नहीं है। हिंदी, लेकिन इसमें होठ हिंदी का शब्द है, ओष्ठ संस्कृत का शब्द है, उससे जी। होठ हिंदी का शब्द है। अच्छा बहुत से लोगों को ये भ्रम भी होता है, कोई शब्द यदि प्राकृत रूप देख ले तो ये उर्दू का शब्द है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये प्राकृत शब्द यदि संस्कृत से आया है तो वो संस्कृत परंपरा का ही तो शब्द है। जी तो हिंदी में बहुत, हिंदी का कवि तो वैसे नहीं लिखेगा ना जैसे आप उपहास के लिए बता देते हैं। अब जैसे यही बात मैं एक बार और मंच पे कह चुका हूँ, कुछ समय पहले बहुत से मीम्स बने थे कि उर्दू के बिना हिंदी गाने कैसे होंगे जी। तो उसमें उदाहरण दिया था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और इसका कहा कि उर्दू के बिना कैसे लिखेंगे, तू वस्तु बड़ी उत्तेजनात्मक। मैंने कहा ये मूर्ख लिखेगा कोई, हिंदी का कवि थोड़ी ऐसे लिखेगा। हिंदी का कवि क्या लिखेगा,
उसी लय में लिखना हो तो तू नार बड़ी मादक मादक, अच्छा, नार अर्थात नारी नारी, है ना। हाँ, तो बिल्कुल, एक हाँ, चतुर नार बड़ी होशियार जो बिल्कुल, गाना गीत है। हम्म, तो हिंदी का सिद्धहस्त कभी वैसे थोड़ी लिखेगा जैसे आप उपहास के लिए लिखते हैं, तो जी। ऐसा नहीं है। हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा है। हिंदी में प्रेम की अभिव्यक्ति देखनी हो तो बहुत काव्य हैं। जो प्रेम सागर लिखा गया हो तो प्रेम सागर नाम काव्य का नाम ही प्रेम सागर है, सुख सागर है। जी। ये खड़ी बोली हिंदी के काव्य हैं। जी, और यदि प्रेम की परिभाषा देखनी हो तो जितना अनुसंधान प्रेम पर और काम पर संस्कृत साहित्य परंपरा में हुआ, इतना कहाँ हुआ है। जी, रीति काव्य की परंपरा देख लीजिए, और खड़ी बोली में देखना हो तो प्रेम सागर सुख सागर देख लीजिए। आप ये कामायनी देख लीजिए जयशंकर प्रसाद का। जी, जी, क्या इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है? निश्चित रूप से है। तो हिंदी में भी बहुत संभव है। उर्दू फारसी अरबी फारसी शब्दों के बिना, क्षमा कीजिए, अरबी फारसी शब्दों के बिना भी हिंदी में प्रेम की अभिव्यक्ति। मैंने जैसा कहा, जो रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय में निष्कर्ष निकाला है, उर्दू के बिना हिंदी के महाकाव्य भी लिखे जा सकते हैं, परंतु हिंदी के बिना हिंदी के बगैर उर्दू का नहीं। एक वाक्य नहीं बोला जा सकता। वो बहुत अंश तक वो बात ठीक है, और इसलिए ऐसा कहना अनुचित है कि उर्दू प्रेम की भाषा है और हिंदी प्रेम की भाषा नहीं। हाँ, मैं ये मान रहा हूँ उर्दू में प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है। तो ये कहना ये हमें थोड़ा वापस से उसे पॉपुलर इमेजिनेशन अध कचरा ज्ञान है। जी, और ये देखिए, जो हिंदी सिनेमा उद्योग है, जी, इसमें पंजाबी लोग अधिक रहे हैं और मुसलमान लोगों का भी इसमें कलाकारों का योगदान रहा है। जी, तो जो लेखक जिस संस्कृति से आता है उस संस्कृति के शब्द उसमें आते हैं। तो प्रदीप के गीत भी बहुत सारे हैं, जी, है ना। तो प्रदीप के गीतों में तो नहीं है ऐसा। नहीं है जी, तो जो ये गीतकार पर निर्भर है, ये पटकथा लेखक पर निर्भर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। और यदि हम नाटक नाटिकाएं देखें, यदि हम प्रचलित साहित्य देखें, तो उसमें तो बहुत से एक के पश्चात एक आपको काव्य दिख जाएंगे, आपको उपन्यास दिख जाएंगे, जिसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी अथवा प्राकृत निष्ठ हिंदी में प्रेम की बहुत अच्छी अभिव्यक्ति हो सकती है। जी, तो जैसा मैंने कहा, बिहारी की सत्सई देख लें। लव इन संस्कृत एक पुस्तक आई है, जी, जो सुहास महेश ने लिखी है, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, और अनुषा राव उनकी पत्नी है, दोनों संस्कृतविद हैं। और उन्होंने कुछ प्राकृत के भी और कुछ पाली के भी पद्य इसमें लिए हैं, लगभग 200 पद्य लिए हैं, जो बहुत अद्भुत अभिव्यक्ति प्रेम की। और वैसे ही हिंदी में आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। पर एक बात बताइए नित्यानंद जी, आपका जो संस्कृत और हिंदी को लेकर ज्ञान है जी, वो एक डिफरेंट लेवल पे है जी, एक आम आदमी के लिए। जी, संस्कृत तो आज भी एक तरह से मैं अगर कहूँ तो जाति की भाषा हो गई। पहले जैसे उसे देव भाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया और ये कहा गया कि ब्राह्मणों की भाषा है, जी। तो एक कास्टिज्म उस पे अटैच्ड है। इस पर मैं, क्षमा कीजिए जी, बीच में आपको रोक रहा हूँ, नहीं कोई, यह भी एक भ्रम है। अच्छा, संस्कृत एक जाति की भाषा है, ब्राह्मणों की भाषा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और ये भ्रम पाल रहे हैं लोग, क्योंकि कुछ राजनीतिक कारणों से लोग इसका विरोध करते हैं। अच्छा, संस्कृत यदि ब्राह्मणों की भाषा है तो इतना सारा जैन साहित्य संस्कृत में क्यों मिलता है? कोई इस प्रश्न का उत्तर दे। जैन साहित्य इतना सारा संस्कृत में क्यों मिलता है? जैन सहस्त्रनाम क्यों मिलते हैं? जैन पुराण किस भाषा में लिखे गए? जैनों में आदि पुराण है, पद्म पुराण है, महापुराण है, किस भाषा में लिखेंगे? संस्कृत भाषा में लिखेंगे। जैनों में सहस्त्रनाम किस भाषा में लिखे? संस्कृत भाषा में लिखे गए। जैनों में व्याकरण आचार्य हेमचंद्र ने किस भाषा में लिखा? सिद्ध हेम शब्दानुशासन, संस्कृत भाषा में लिखा। जी, तो ये तो जैनों की भी भाषा है। अच्छा, अमर कोश किसने लिखा है? संस्कृत का प्रसिद्धतम कोश किसने लिखा है? बौद्ध अमर सिंह जो बौद्ध थे। कालिदास के कितने सारे प्रयोग किससे प्रभावित हैं? अश्वघोष से। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम और सौंदर्यानंद 2 महाकाव्य लिखे, किस भाषा में लिखे? संस्कृत भाषा में लिखे। इतना सारा बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में, इतना सारा जैन साहित्य संस्कृत भाषा में है, कुछ सिख साहित्य भी संस्कृत भाषा में मिलता है। तो ये ब्राह्मणों की भाषा कैसे हो गई? संस्कृत में शूद्र कवियों की रचना है, तो कैसे ब्राह्मण की भाषा हो गई? संस्कृत में महिलाओं की रचना है, मधुरा विजय महाकाव्य, कैसे ब्राह्मणों की भाषा हो गई? ये तो नारियों की भी भाषा है, ये तो शूद्रों की भी भाषा है, ये तो सभी की भाषा है। जब वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिख दिया, पठन द्विजो वाघ ऋषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनो पण्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। तो यहाँ स्पष्ट है, उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब संस्कृत पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। और अनेक संस्कृत के ग्रंथ हैं जो शूद्र कवियों ने लिखे हैं, शूद्र लेखकों ने लिखे हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम एक प्रसिद्ध नाटक है, नाटककार का नाम ही शूद्रक है। एक राजा थे, शूद्र राजा थे, और उनका नाम शूद्रक था। उनका नाटक मृच्छकटिकम प्रसिद्ध है। तो कैसे ब्राह्मणों की भाषा हो गई? देखिए, अब कोई कहे ब्राह्मणवाद की भाषा है, तो ये तो आपकी देखने की दृष्टि है। तो जैन ग्रंथों में भी ब्राह्मणवाद है क्या? क्या बौद्ध ग्रंथों में भी ब्राह्मणवाद है क्या?
आप कहेंगे कोई जैन ग्रंथों में ब्राह्मणवाद मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो जो अभिधान राजेंद्रम, प्राकृत का सबसे बड़ा कोश लिखा गया अभिधान राजेंद्रम, किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। जी। तो ये तो कहना मूर्खता है। ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मणवाद की भाषा है, संस्कृत भारत की भाषा है। जब सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं द कल्चर ऑफ इंडिया इज संस्कृत कल्चर, तो उसमें कुछ बात है। संस्कृत तो ब्राह्मणों की भाषा नहीं है, संस्कृत सारे देश की भाषा देश की है। भाषा जो आर्यभट्ट ने लिखा, जो वराहमिहिर ने लिखा, जो महावीराचार्य ने लिखा, इतना गणित का ज्ञान था, जिससे अरबी लोगों ने गणित सीखा, जिससे यूरोपीय लोगों ने गणित सीखा। तो वो किस ब्राह्मणवाद की भाषा है? वो आप गणित में वो बता रहे हैं, यदि आप एन चूजार का फॉर्मूला बता रहे हैं, वो कौन सा ब्राह्मणवाद हो गया? ये सब मूर्खता की बातें हैं। कि जो अधकचरा ज्ञान से युक्त लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, राजनीतिक स्वार्थ के लिए बोलते हो, और देश में जिनको गृहयुद्ध चाहिए वे लोग बोलते हैं। संस्कृत भाषा के बिना न पाली की कल्पना हो सकती, न प्राकृत की कल्पना हो सकती। ये कैसी बात है? चलिए, मैंने आपको टोक दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इससे मेरा जो सवाल है वो और भी ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब संस्कृत का जो मतलब हम भारत का बेस अगर माने तो भारत की आइडेंटिटी संस्कृत से है, और अगर इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है संस्कृत का आदिकाल से, जिसमें आपने अभी बिल्कुल मतलब इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया नोशन को कि ये ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण की भाषा थी, ब्राह्मणों की ही भाषा है, ये कहना सर्वथा अनुचित है। जी। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि आज के परिवेश में फिर संस्कृत के प्रति कैसे, क्योंकि संस्कृत को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में किस तरह से हम दोबारा मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, क्योंकि इतनी इजी तो है नहीं। अब हम में से कई लोग इस, जैसा आप पहले भी बता रहे थे कि इस एज ग्रुप में आ गए हैं कि अगर हम चाहें भी तो हमारे लिए थोड़ा टफ है सीखना। तो इस आज के परिवेश में अगले अगर 20 सालों में हमें ये एक चेंज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि संस्कृत को एक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो होना चाहिए बच्चों के प्रति? तो मुझे समझ आता है जैसे उत्तराखंड में जो, और मैं काफ़ी क्लोजली उसे फॉलो करती हूँ, गवर्नमेंट ने संस्कृत को दे मेड इट पार्ट ऑफ द करिकुलम, ताकि जो है बचपन से ही संस्कृत एक लैंग्वेज के रूप में आपके साथ रहे। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं और एक जो पर्टिकुलर एज ग्रुप को क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी संस्कृत के प्रति जो जिज्ञासा है या जो इंटरेस्ट है उसको अगले लेवल तक ले जाने के लिए, ताकि अपनी भाषा में हम संस्कृत का और इंक्लूजन कर सकें? एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, भारत में मुझे लगता है कुछ भाषाओं को आप छोड़ दें अपवाद के रूप में, परंतु जो संस्कृत अच्छी जानता है वो अपनी मातृभाषा भी अच्छी जानता है। जी जी। अब वो कन्नड़ा भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, मराठी भाषी हो, हिंदी भाषी हो, तेलुगु भाषी हो, कुछ अपवादों को छोड़ के प्रत्येक भाषा में संस्कृत के शब्दों का इतना प्रभाव है जी। जो संस्कृत अच्छी जानता है अपनी मातृभाषा अच्छी जानता ही है जी। पहली बात ये। तो संस्कृत जानने से हम अपनी मातृभाषा की ओर भी और जागरूक होंगे जी, और उसको और अच्छे से जानेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, हम यदि उसको पूर्ण रूप से न सीख पाएं, जितना सीख पाएं, और नाटक नाटिकाओं का मंचन हो। इस प्रकार मैंने एक प्रयास किया है जो अपनी YouTube प्रसारणी पर और Instagram प्रसारणी पर कुछ संस्कृत में संवादों की छोटे छोटे वीडियो बनाने का। जी जी। तो संवादों के वीडियो, संवाद से व्यक्ति सीखता है जी। नाटकों का मंचन हो। कर्णभारम एक नाटक है जो भास का लिखा हुआ है जी। उसमें मलयालम सिनेमा जगत की एक प्रसिद्ध अभिनेता ने अभिनय किया और संस्कृत की पंक्तियां उन्होंने कंठस्थ करके अभिनय किया था। अच्छा। मंच पर संस्कृत बोली थी जी। आप देखिए तो एक कुछ दिनों पहले एक चित्रपट आया था बाहुबली जी, है ना। तो संस्कृत गीत, संस्कृत में कुछ वाक्य, संस्कृत के प्रयोग और शिव तांडव स्तोत्र, इसकी पंक्तियां। तो अब आप देखिए जो शिव तांडव स्तोत्र है, इस पर यदि आप YouTube पर देखेंगे तो करोड़ों लोग इसको देख चुके हैं। बिल्कुल। कितने स्तोत्र हैं जो करोड़ों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हमारी संस्कृत से पूरी तरह पूर्ण रूप से कट चुकी है संस्कृत, ऐसा तो नहीं है जी। लोग देखते हैं, जानते हैं। तो सरल भाषा में कुछ नाटक नाटिकाएं हों। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने बाल साहित्य बहुत अच्छा लिखा है, सिद्धहस्त कवि तो है ही, प्रौढ़ साहित्य भी बहुत अच्छा लिखा है, बाल साहित्य भी बहुत अच्छा लिखा है। तो हम इसको नाटक नाटिकाओं के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से सिखाएं। और संस्कृत भारती का जो प्रयास है वह भी स्तुत्य है। उन्होंने निःशुल्क, लगभग निःशुल्क रूप में संस्कृत का प्रचार प्रसार, इतनी अच्छी सेवा की है जी। और संस्कृत से ही वार्तालाप हो। मैंने एक संस्कृत में पॉडकास्ट किया था पूरा राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के साथ। अच्छा। 40-45 मिनट तक संस्कृत में संवाद और उसको संस्कृत के
और हिंदी के उपशीर्षकों के साथ हमने डाला। मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, उसको बहुत लोगों ने सराहा, बहुत लोगों ने देखा। तो इस प्रकार हम आज के समय में संस्कृत में जितना अधिक कंटेंट बनाएंगे, जितना अधिक चलचित्र बनाएंगे, जितने अधिक साहित्य के साथ साथ बनेंगे, तो बढ़ावा मिलेगा, इस प्रकार से लोकप्रिय बनाने में योगदान मिलेगा। और मुझे लगता है, मेरा निजी मत है, अब हो सकता है कोई मुझे अतिवादी कह दे इसके लिए, पर मेरा निजी मत है, भारत के सभी विद्यालयों में संस्कृत की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए जी, पहली से 5वीं कक्षा तक। पहले से 5वीं सभी विद्यालयों में नहीं हो तो सभी प्रशासनिक विद्यालयों में हो जाए। हम हमारे बालक फ्रेंच सीखें, स्पेनिश भाषा सीखें, इससे अच्छा तो संस्कृत भाषा सीख, थोड़ी बहुत सीख लें। जी, कोई हमें वहाँ कोई पीएचडी थोड़ी लिखनी है, कोई ऐसा साहित्य थोड़ी लिखना है, पर थोड़ी बहुत सीख लें। और एक प्रकार से जिस प्रकार से हिब्रू को यहूदियों ने फिर से खड़ा किया था, जब इजराइल राज्य बना था तो यहूदी सारे विश्व से आए थे। कोई जर्मन बोलता था, कोई पोलिश बोलता था, कोई रूसी भाषा बोलता था, कोई कुछ और भाषा बोलता था, पर उन्होंने कहा हमारी संपर्क भाषा क्या होगी? उन्होंने कहा हिब्रू होगी, ये हमारी प्राचीन भाषा है। तो ऐसा एक हमारी आज भी आप देखें, अभी कुंभ हुआ तो दक्षिण भारत में जो श्रृंगेरी मठ है, जी, इसके जो सन्निधानम जिन्हें कहते हैं, जो युव शंकराचार्य हैं, विधुशेखर भारती जी, वो आए थे। वहाँ शास्त्रार्थ सभाएं हुई हैं, संस्कृत में पूरे वार्तालाप हो रहे हैं। तो भाषा अभी भी है, प्रौढ़ रूप में भी है, सुगम रूप में भी है, उसमें प्रौढ़ साहित्य भी है और बाल साहित्य भी है। इसको हम अधिकाधिक इसको बढ़ाएं, इसको योगदान दें और इसे बोलने में गर्व की अनुभूति करें। जब तक हम ये सब निरर्थक अपवाद और बकवास करते रहेंगे कि संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, शोषण की भाषा है, इसमें यह सब है, नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कृत पूरे भारत की भाषा है, ब्राह्मण धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, सबकी भाषा है और चारवाकों की भी भाषा है। आखिर में मैं आपसे, नित्यानंद जी, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपकी अपनी जो पर्सनल यात्रा रही है भाषा को लेकर, वो एक बहुत ही अद्भुत यात्रा रही है। मैं आपको काफ़ी समय से फॉलो करती हूँ और मेरे परिवार के बहुत लोग आपके बड़े फ़ैन हैं, तो इसलिए मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी शिक्षा जो है IIM बैंगलोर से फिनेंस में की। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं, जहाँ आई थिंक हिंदी भी बड़ी मुश्किल से बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेजी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। फिर भी आपने एक समय के बाद ये इच्छा हुई कि मैं संस्कृत को जो है अब वापस से पढ़ना, सोचना, सिखाना शुरू करूं, या बचपन से कुछ ऐसी रुचि थी, या ये कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? बिकॉज आपकी इस जर्नी के माध्यम से मुझे लगता है काफ़ी लोग शायद प्रेरित होंगे। जी, सबसे पहले जो हमारे कार्यक्षेत्र में भाषा बोली जाती है, तो मैं जहाँ कार्य करता हूँ, भारत में आप कहीं भी जाएं, ट्रेडिंग फ्लोर पे अधिकतर गुजराती बोली जाती है। जी वो भी ठीक है। जी जी। और जैसा आपने कहा, हम भारतीय बहुभाषाविद हैं, और ये वस्तुतः मेरे कार्यालय में भी है। जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ तमिल भाषी भी हैं, गुजराती भाषी भी हैं, मराठी भाषी भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं, और भाषाएं बोलने वाले भी हैं, कन्नड़ा भाषी भी थे कुछ समय पहले तक जी। और गुजराती सुनने को मिलती है, मराठी सुनने को मिलती है, हिंदी सुनने को मिलती है, अंग्रेजी सुनने को मिलती है, तमिल सुनने को मिलती है जी। तो ये सब भाषाएं मेरे कार्यालय में बोली जाती हैं। हाँ, जब हम ईमेल लिखते हैं, विदेशियों के साथ पत्राचार करते हैं, तब अंग्रेजी होती है, परंतु बोलचाल में तो अधिकतर हिंदी चलती है और गुजराती, मराठी सब चलता है, अंग्रेजी भी बोली जाती है। पूर्ण रूप से तो मैं अछूता नहीं हूँ हिंदी से अपने कार्यालय में भी, पर हो सकता है बहुत से लोग हों पूर्ण रूप से अछूते हों। जहाँ तक जो आपने कहा एक ट्रांसफॉर्मेशन अथवा कुछ परिवर्तन अथवा कायाकल्प की बात है, तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में नहीं था। मुझे प्रारंभ से ही मुझे भाषाओं में रुचि रही है, बाल्यकाल से रही है। मैं जब छोटा था तो मैं भगवत गीता तो पढ़ता ही था घर पे, रामचरितमानस भी का भी अध्ययन किया था, और पिताजी की बहुत सारी पुस्तकें थी। मेरे पितामह का बहुत बड़ा पुस्तकालय था, और उनको एक एक पंक्ति स्मरण थी पुस्तकों की। एक बार मुझे ध्यान है, जब मैंने कहा था रामायण का अध्यात्म क्या है, तो उन्होंने कहा जाओ विनय पत्रिका उठा कर ले आओ। अच्छा। तो मैं विनय पत्रिका उठा कर लाया, उन्होंने कहा इसका 58वां पद खोलो। 58वां पद खोला, उस लेवल तक याद था। हाँ, उन्होंने कहा इसको पढ़ो, इसका अर्थ पढ़ो। तो रामायण का अध्यात्म, रामायण का रूपक, तो जिसमें उनके पास बहुत सारी पुस्तकें थी। तो एक पुस्तकों का संस्कार मेरे परिवार में रहा है, तो मुझे पुस्तकों को पढ़ने में, लिखने का तो संस्कार पीछे आया, पर पढ़ने में बड़ी रुचि रहती थी बाल्यकाल से ही। और संस्कृत का अध्ययन, और मैं 10वीं कक्षा में अपने आप मैंने स्वयं संस्कृत पढ़ी और एक वैकल्पिक विषय के रूप में ली। अच्छा। और बिना अध्यापक की पढ़ी, और मैंने अकेले परीक्षा
कक्ष में बैठकर परीक्षा भी लिखी उसकी। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ। मैं जी। तो और 11वीं 12वीं में भी संस्कृत मैंने ली थी द्वितीय भाषा के रूप में। अच्छा। गुजराती, हिंदी और संस्कृत विकल्प थे, मैंने संस्कृत भाषा ली थी 11वीं 12वीं में गुजरात बोर्ड में। और जब रुचि पहले से थी, जब मैं IIM बैंगलोर में पढ़ता था तभी मैं एक बार गंगाराम, एक बुक स्टोर है MG रोड बैंगलोर में, वहाँ मैंने अष्टाध्यायी की 2 पुस्तकें देखी थी, श्रीश चंद्र बसु का अनुवाद अंग्रेजी में, वो 2 पुस्तकें ली और तब मैंने व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ किया और तब से मेरी जो रुचि है बाल्यकाल से रही है। तो ऐसा कोई दिशा परिवर्तन नहीं हुआ मेरे साथ, पर बाल्यकाल से जो रुचि थी वही कालांतर में और सुदृढ़ होती रही और सुदृढ़ होती गई, संस्कार और प्रबल होता गया, ये कहूँगा। जहाँ पर ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो किसी कारण से, कोई भगवत गीता समझना चाहता है, किसी को रामायण से लगाव है। एक देवधर जी हैं, वे यशोदीप उनका नाम है, और उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था रामायण और रामचरितमानस को लेकर। वे संस्कृत पहले उन्होंने सीखी, फिर रामायण का अध्ययन किया। अच्छा जी हाँ जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो संस्कृत सीखना चाहते हैं किसी भी कारण से। हमें इतिहास को जानना हो, हमें प्राचीन भारतीय गणित को जानना हो, हमें वास्तुशिल्प को जानना हो, हमें मंदिर निर्माण करना हो, हमें कुछ और करना हो, हमें नाम देने हो, तो भाषा जानना बहुत आवश्यक है। विदेशी वस्तुओं के नाम देने, अब जैसे मैं दिल्ली में कल आया, मैंने देखा यहाँ सबवे को हिंदी में लिखा है भूमिगत पैदल पार पथ जी। भूमिगत पैदल पार पथ, और मैं चकरा गया, ये कैसी भाषा है भाई? यदि आप सबवे को हिंदी में लिखना चाहें, आप भूमि पथ लिख दें, जो भूमि से होकर पथ जाता है, अथवा आप अधः पथ लिख दें, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। भूमिगत पैदल पार पथ, ये तो पता नहीं किसने अनुवाद किया है। और मैं कभी कभी मैं इसी प्रकार IPL की कमेंट्री सुनता हूँ हिंदी की, बड़ी हंसी आती, छोटी गेंद, शॉर्ट बॉल को छोटी गेंद कहा जा रहा है। छोटी गेंद क्यों कहा रहा है? शॉर्ट बॉल वो है जो फुल लेंथ नहीं है जी। तो फुल का ऑपोजिट शॉट है, वहां फुल का विलोमार्थक है, तो वो होना चाहिए अधूरी गेंद होना चाहिए, छोटी गेंद। और क्या, बल्ले का मुख खोल दिया, ये ओपन द फेस ऑफ द बैट का शब्दशः हिंदी अनुवाद कर दिया। बल्ला तिरछा कर दिया, बल्ला घुमा दिया, बल्ले का कोण पलट दिया, ऐसा कर सकते हैं। नहीं, बल्ले का मुंह खोल दिया, तो ऐसा हास्यास्पद मिलता है कभी कभी अनुवाद। तो कुछ भी हमें करना हो, भाषा का तो ज्ञान अत्यावश्यक है। आज IPL की कमेंट्री भोजपुरी में हो रही है, मराठी में हो रही है, कन्नड़ा में हो रही है, बिल्कुल। तो तत्त भाषा का ज्ञान हरियाणवी में हो रही है, तत्त भाषा का ज्ञान तो आवश्यक है ही। और इसलिए संस्कृत को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संस्कृत से ही अधिकतर भारतीय भाषाएं संस्कृत से बहुत अंशों तक प्रभावित हैं। तमिल भी प्रभावित है जी। हाँ, तमिल का भी प्रभावित, तमिल संस्कृति का भी प्रभाव संस्कृत की संस्कृति पर है, परंतु जो विपरीत दिशा में प्रभाव बहुत अधिक है। तो इसलिए संस्कृत सीखना, हमें अपने आप को समझना, अपनी इतिहास को समझना, अपनी भाषा को समझना, हमारी कला को, हमारी संस्कृति को समझना, इसमें बहुत लाभदायक है। और मेरे विषय में तो नहीं, पर बहुत से लोग ऐसे मैं जानता हूं जो 40 वर्ष की अवस्था में, एक मुझे पत्र आते हैं बहुत सारे लोगों के, एक व्यक्ति हैं जो 60 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त हुए, अब संस्कृत सीखना चाहते हैं। मैं जानता हूँ एक दक्षिण भारत में एक महिला है, मेरी माता की अवस्था की हैं, उनका नाम तो मैं इस समय भूल रहा हूँ, सरोजा रामानुजन, जहाँ तक मुझे ध्यान है। उनसे मैं एक बार मिला भी हूँ जी। और उन्होंने PhD करी, सेवानिवृत्त होकर संस्कृत में PhD करी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती थी पहले। अच्छा जी हाँ, 60 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त हुई, फिर उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत में PhD करी। मैं जानता हूँ एक, अभी हम आप ही तो मिली थी कुंभ में, अभी जो एक दीदी आई थी जो विदेशी हैं, और वो 2 PhD कर चुकी हैं संस्कृत में जी। और दूसरी PhD उनकी भी चल रही है जी। इंग्लैंड से मारियावर्थ जो जर्मन है, जो उनके साथ ही नाम अभी भूल गया। अच्छा जी। तो वे 2 PhD कर रही हैं संस्कृत में। तो दिव्य प्रभा जी, हाँ जी, दिव्य प्रभा जी, हाँ जी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी अन्य क्षेत्र के रहे हों, पर सेवानिवृत्त होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग सीख रहे हैं, अलग अलग कारणों से सीख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत से लोग अपने संस्कृत थोड़ी बहुत जान लें तो अपने नाम को ही अच्छे से समझ सकते हैं। कल मैं मिला, यहाँ आ रहा था, कल मैं विदित गुजराती से मिला, जो भारत ने भी स्वर्ण पदक जो जीता चेस ओलंपियाड में, आपकी फोटो मैंने उस दल के सदस्य थे जी। तो हमारी बात हुई, हम कहीं पहली बार मिले थे, ऐसे जानते तो हम एक दूसरे को कई वर्षों से, फोन पर बातचीत होती है, पर पहली बार प्रत्यक्ष मिले और बातचीत हुई तो चतुरंग को लेकर हुई, इधर उधर को लेकर हुई। फिर उन्होंने पूछा मेरे नाम का अर्थ क्या है, विदित। हाँ, विदित का अर्थ है। तो मैंने उनको विदित पर जो
मैंने इस नाम पर बहुत लंबी टीका एक लिखी हुई है, वह भी उनको दिखाई और बताया, संक्षेप में बताया। विदित के दो अर्थ हैं, एक तो जाना माना और एक जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। विद अर्थात विद जिसे कहते हैं, विद्या जिसे कहते हैं, विद अर्थात ब्रह्म ज्ञान, वह जिसका हो गया। विद संजातास्य सविदितः, और ये लिंग पुराण में भगवान शिव का नाम है। तो जब मैंने टीका उनको दिखाई जो मैंने लिखी है अंग्रेजी में इस नाम पर, उनको बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति कि मेरे नाम का ऐसा अर्थ है। तो लोग हम लोग के अधिकतर नाम संस्कृत नाम है भारत में। बिल्कुल। आप सुदूर दक्षिण में जाएं अथवा पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं, तो जो सुनीति कुमार चटर्जी का वचन है, द कल्चर ऑफ इंडिया संस्कृत कल्चर, वो अक्षरशः सत्य है, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए अनेक कारणों से संस्कृत लोग सीखते हैं और सीखते रहेंगे। और जब तक ऐसे लोग जिनको धुन हो, कुशाग्र अनिकेत जो कोलंबिया से पढ़े हैं, मेरे सहलेखक हैं, वो तो आशु कवि हैं संस्कृत भाषा में। अच्छा। हाँ, कविता लिखते हैं। अब वो कोलंबिया से पढ़े हैं, टाटा स्कॉलरशिप पर कोलंबिया गए हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है सीखने? नहीं, कुछ तो एक है, कुछ तो एक पुकार है, कुछ तो एक अपनी जड़ों की ओर, अपने मूल की ओर, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमारा क्या इतिहास रहा है, क्या साहित्य रहा है, क्या कला रही है, क्या शिल्प रहा है, इसको जानने की एक ललक, एक उत्सुकता तो रहती ही है। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, संस्कृत हमारे जीवन में रहेगी और भारतीय भाषाएं भी जीवित रहेंगी। जितना अधिक हम साहित्य में सर्जन करेंगे, जितना अधिक हम लिखेंगे पुस्तकें और इस प्रकार के वार्तालाप करेंगे, लगता है भारतीय भाषाओं को बल मिलेगा। इसी मधुर भाव को साथ अपने साथ ले जाते हुए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी। आज का ये समय मुझे लगता है बहुत कम रहा, आपके साथ घंटों कई विषयों पर वार्तालाप हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज हम दोनों के पास हमें अब आगे चलना है, तो इसलिए मैं यहाँ विराम दूंगी जी। आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी। और अगली बार फिर जब हम मुलाकात करेंगे, आई एम श्योर वी विल हैव अनदर important discussion, not just around languages, but around several other things that I know we can discuss. You have such an immense reservoir of knowledge that you know, मुझे लगता है हम हर बार जब मिलेंगे कुछ नया आपसे सीख के जाएंगे। आपके मंच पर आमंत्रित करने के लिए लिपिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे चर्चा में बहुत आनंद आया, ढेर सारी बातें की, और अगली बार भी आकर इसी प्रकार आनंद से हम कुछ वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे प्रेरणा दी है कि मैं अपनी भाषा को शुद्ध करना शुरू करूं। If you want to continue listening in to such interesting conversations about Bharat, do like and subscribe.